पीएम मोदी जिन देशों के प्रमुखों से, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, वैसे तो उन सभी देशों से भारत के पुराने रिश्ते रहे हैं, लेकिन इस दौरे से कई नई शुरुआत भी हो सकती है। वो कौन कौन सी है? पीएम मोदी के दौरे से जर्मनी और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देश, आपको ये बता दें कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम पहलू जहां पर आज से पहले तक चर्चाएं नहीं हुई है, वो किसी न किसी तरीके से उस पर बात हो जाए। ये समझने से पहले कि इन दोनों मुल्कों के संबंधों से क्या क्या उम्मीदें हैं, मोदी के दौरे से जुड़े कुछ खास पहलू आपको मैं समझा लेती हूँ। मोदी का यूरोप दौरा जो है वो 3 दिन का है। इस दौरे में पीएम मोदी जर्मनी के अलावा फ्रांस और डेनमार्क भी जाएंगे। 3 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 7 राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करने वाले हैं। मोदी का 3 दिन का ये दौरा इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों दिनों में 8 बड़े राजनेताओं से मुलाकात करेंगे और सेंटर में कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो रहने वाले हैं। दौरे के पहले दिन आज उनकी मुलाकात जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे से भी मुलाकात करेंगे। डेनमार्क की क्वीन जो है मार्गरेट, उनसे भी वो डेनमार्क दौरे के वक्त मुलाकात करेंगे। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन से भी उनकी चर्चा होने वाली है। मोदी से इंडिया नॉर्डिक समिट में ये मुलाकात होने वाली है। इसी समिट में पीएम मोदी की मुलाकात फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन से भी होने वाली है और इसी समिट में वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टॉ से भी मुलाकात करेंगे। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंडिया नॉर्डिक समिट में मुलाकात करने वाली है। तो कुछ इस तरीके से ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। मोदी अपने दौरे में इन बड़े राजनेताओं के साथ 50 से ज़्यादा बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन उनके इस दौरे पर दुनिया की सबसे ज़्यादा नज़र यूक्रेन जंग को लेकर है, क्योंकि इस जंग को लेकर भारत का जो रुख है वो हमेशा से बहुत क्लियर रहा है। वो ना यूक्रेन के पक्ष में है, ना वो रशिया के पक्ष में है, और वो किसी भी कीमत पर, यानी हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर जंग के पक्ष में नहीं है और पूरी कोशिश है कि इस जंग को किसी तरीके से रोक दिया जाए। आप देख लीजिए, वो कितने भी अब तक की यूएन में वोटिंग हुई है, हिंदुस्तान उससे एब्सटेन करता रहा है, लेकिन यूक्रेन को मदद पहुंचाने में भी हिंदुस्तान सबसे आगे रहा है। उम्मीद यह है कि भारत शांति का रास्ता निकाल सकता है, इसलिए क्योंकि वो यूक्रेन के साथ भी संपर्क में है और रूस के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है। मोदी के मिशन यूरोप से क्या यूक्रेन में हो रही बारूदों की बारिश पर ब्रेक लगेगा? इसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में यूरोप एक्टिव रोल में है और पीएम मोदी के इस दौरे में जंग पर चर्चा होनी तय भी है। जानकारों के मुताबिक जंग पर चर्चा इस दौरे में फोकस में रहने वाली है। मोदी जी को ये पहला मौका मिल रहा है काफी समय बाद यूरोप के देशों का दौरा करने के लिए, और खास करके जब से वहां पर यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी है और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सा क्रिएट हो गया है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर उच्च स्तरीय वार्तालाप करके जो हाईएस्ट लेवल पर इंडो नॉर्डिक समिट के दौरान, फ्रांस के विजिट के दौरान और जर्मनी के विजिट के दौरान उनको मालूम चल सकेगा कि वहाँ पर किस प्रकार से स्थितियाँ बन रही हैं और भारत किस प्रकार से मदद कर सकता है, ताकि अगर एक पीसफुली नेगोशिएटेड कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो भारत उसको जरूर मदद करने का प्रयास करना चाहिए। और जिससे आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य का मोदी के यूरोप दौरे से जंग के रुकने का फॉर्मूला निकलने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इस दौरे में उन 2 नेताओं की मुलाकात भी होने वाली है जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि इस दौरे में पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे।
इमैनुअल मैक्रो रूस यूक्रेन से लगातार संपर्क में है। मैक्रो अब तक जंग रोकने की कई कोशिशें कर चुके हैं और भारत भी अब तक युद्ध में तटस्थ भूमिका में रहा है। यूएन की किसी भी वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया है और भारत लगातार रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों के संपर्क में रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि पीएम मोदी के यूरोप दौरे में जब उनकी मुलाकात मैक्रो से होगी तो शांति का कोई फॉर्मूला निकलेगा जरूर। दौरे के पहले दिन बर्लिन की धरती से भी पीएम मोदी ने जंग को खत्म करके अमन की राह पर बढ़ने की अपील की है और बेहद साफगोई से जंग को लेकर भारत का पक्ष रखा। मोदी ने कहा कि जंग में किसी की जीत नहीं होगी और जंग से हो रही मानवीय क्षति से भारत दुखी है। उन्होंने कहा कि जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और इससे तेल के दामों में जबरदस्त उछाल आ रहा है। पीएम मोदी ने ये दोहराया कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता भेज रहा है और भेजता रहेगा। इसके साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जंग पर जल्द लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जर्मनी के चांसलर ने भी पुतिन से जंग जल्द खत्म करने की अपील की है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही लड़ाई को खत्म करने का फॉर्मूला क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के दौरान निकल सकता है? कम से कम इस बात की उम्मीद जरूर जताई जा रही है और इस उम्मीद की वजह भी है। पश्चिमी देशों का कुनबा ज्यादातर, जिसमें यूरोप के मुल्क भी शामिल हैं, वो रूस के खिलाफ है और हथियारबंदी और पाबंदियों का सहारा ले रहा है। लेकिन इसी बीच भारत भी है जो तमाम दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने संबंधों को जहां एक तरफ बरकरार रखे हुए तो वहीं इस बात की पैरवी भी कर रहा है कि शांति और कूटनीति के जरिए इसके समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत के सिलसिले को भी बरकरार रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप के 7 नेताओं के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी तो रूस यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए, समाधान का फॉर्मूला निकालने के लिए भी कोई ठोस बातचीत होगी और कोई कारगर तरीका निकलेगा। और प्रणय हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है ये आप जानना चाहेंगे। अब तक क्या कुछ हुआ ये तो आपने देख लिया। प्रणय, बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में आपका। यहाँ पर ईद का चांद दिख गया है तो मैं पहले से आपको ईद की मुबारकबाद दे देती हूँ। वहाँ 6000 किलोमीटर दूर आप वतन से दूर हैं। शीर खुरमा जब आएंगे ईद की ढेर सारी मुबारकबाद तब मैं खिलाऊंगी। लेकिन इस वक्त ये बताइए कि जर्मनी और हिंदुस्तान में क्या मीठा मीठा अभी पक रहा है? बिल्कुल, ये ईद के मौके पर हुई दीद का मामला है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं भारत जर्मनी के संबंधों में तो भारत और जर्मनी के जो प्रमुख थे वो पहली बार आमने सामने हुए तो ये उनकी पहली दीद थी। और साथ ही भारतीय समुदाय जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था रूबिका, उसके लिए भी पहली दीद थी क्योंकि लंबे समय से कम्युनिटी इवेंट जो है वो उसका सिलसिला बंद था, कोरोना की पाबंदियां थीं और इस दौरान कई लोग इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री जर्मनी से, बर्लिन से इसका सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। और मैं आपको प्रधानमंत्री से मिलने वाले एक बेहद खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूं, एक खास शख्स से जिससे प्रधानमंत्री ने अचानक मुलाकात की। आमतौर पर रूबिका आपको पता है कि प्रधानमंत्री से मिलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो आप नन्हे से शख्स को देख रही हैं ना, इनका नाम कबीर है और इसी रास्ते पर प्रधानमंत्री ने चलते चलते अचानक रुककर इनसे मुलाकात की, बात की। फिलहाल इनका मूड कुछ जरा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन कबीर, प्रधानमंत्री ने आपसे आपका जब नाम पूछा था तो कहां पे गाल पे छुआ था? तो थोड़ा सा भी फिलहाल मुझे लगता है कि ये मूड में नहीं है। लेकिन अब से कुछ देर पहले इन्होंने हमें जो बताया कि प्रधानमंत्री ने कितने अच्छे तरीके से इनके गाल पे हाथ फेरा, इनके माथे पे हाथ फेरा, इनसे इनका नाम पूछा
और इनसे काफ़ी देर रुककर इसी जगह पर बात करते रहे। ये काफ़ी इनफॉर्मल तरीका था उनका कनेक्ट करने का, खासतौर पर इसी रोड के ऊपर जहाँ पे भारतीय समुदाय सुबह से इंतजार कर रहा है। और ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो कनेक्ट होता है उसके लिहाज से तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन भारतीय समुदाय जिस तरीके से भारत और जर्मनी के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। देखिए रूबिका, भारत और जर्मनी जो है वो केवल दो मुल्क नहीं, ये दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की चौथी और पांचवें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मुलाकात थी। इनके बीच बनने वाली जो आर्थिक साझेदारी है, इनके बीच जो होने वाले समझौते हैं, उसका इंपैक्ट दुनिया भर में पड़ता है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत और जर्मनी सुरक्षा परिषद में सुधार की बात बहुत लंबे से समय से कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल लेवल हो या फिर पूरी दुनिया में ये दोनों मुल्क मिलकर एक नए आयाम को छूने की बात कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।